हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। बेटा, हमारी पॉलिटिकल साइंस क्लास 12th की जो सीरीज है उसी को एक क्रम और आगे बढ़ाते हुए अब हम चैप्टर 7 की शुरुआत करने वाले हैं, जिसका नाम है रीजनल एस्पिरेशन। हमने इमरजेंसी का सिचुएशन देखा, इंदिरा जी के पीरियड को देखा। अब एक नए चैप्टर के साथ नई शुरुआत करने जा रहे हैं। ये हमारा सेकेंड लास्ट चैप्टर होगा जिस बुक को हम कर रहे हैं, जो इंडियन पॉलिटिक्स की बुक है उसके अंदर। और इसमें बेटा जो है, इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे कि रीजनल एस्पिरेशन, जैसे हम सबकी कुछ न कुछ एस्पिरेशन होती है, उम्मीद होती है, उसी तरीके से इंडिया के अंदर अलग अलग रीजन की उनकी कुछ उम्मीदें थी, उनके कुछ सपने थे, उसको लेके लोग डिमांड कर रहे थे, उसके बारे में हम देखेंगे। इसमें हम देखेंगे कि इंडिया की गवर्नमेंट ने कैसा अप्रोच लिया, डेमोक्रेटिक लिया या डिक्टेटरशिप का लिया। इंडिया की गवर्नमेंट क्या कर रही है, जो रीजनल एस्पिरेशन को कैसे हैंडल कर रही है। इसमें मेनली हम 4-5 टॉपिक को देखने वाले हैं। एक तो हम देखेंगे हमारा प्यारा देश की आन बान शान जम्मू एंड कश्मीर के बारे में। हमारा कश्मीर रीजन क्या था, उसका क्या इशू था। सेकेंड, हम इसमें देखेंगे पंजाब के अंदर कि पंजाब में क्या इशू हुआ और उसको रिजॉल्व कैसे किया गया। थर्ड इशू हम देखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट में जो अलग अलग सेपरेटिस्ट ग्रुप अलग अलग स्टेट की डिमांड कर रहे थे, हमने उनको कैसे रिजॉल्व करा। और लास्ट में देखेंगे साउथ इंडिया में क्यों डिमांड किया गया एक नया देश बनाने की, द्रविड़ नायडू की डिमांड क्यों गई। ये 4 मेन टॉपिक है और गवर्नमेंट का अप्रोच क्या है वो हम देखने की कोशिश करेंगे। तो बेटा, सबसे पहले तो हम एक बार देखते हैं कि गवर्नमेंट का अप्रोच क्या था और इशू क्या था। देखो, इन सिंपल ना, इस चैप्टर का नाम है रीजनल एस्पिरेशन, मतलब इंडिया के अलग अलग रीजन की कुछ उम्मीदें थी, उनके कुछ सपने थे, उनकी कुछ डिमांड थी। और उसके बाद देखेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनकी डिमांड को फुलफिल किया या क्या इश्यूज हुए, क्या प्रॉब्लम्स हुई और उसका सोल्यूशन क्या हुआ। ठीक है, तो इसके अलग अलग तरीके थे, अलग अलग मेथड्स हैं। अगर हम कंपेयर करें इंडिया का अप्रोच यूरोपियन अप्रोच से, तो कैसे डिफरेंट था। हम कंट्री जहां पर 1.43 करोड़ हमारे यहाँ की पॉपुलेशन है, 143 करोड़, 145 करोड़, इतने लोगों को हमने संभाल के कैसे रख लिया। ठीक है, इतने मिलियंस पॉपुलेशन होने के बाद, इतनी अलग अलग लैंग्वेज होने के बाद, ऐसा अलग कल्चर होने के बाद, अलग अलग ज्योग्राफी होने के बाद भी हम एज ए इंडियन कैसे रह गए। बहुत सारे पॉलिटिकल थिंकर्स का यह मानना था कि इंडिया एज ए कंट्री, एज ए इंडिपेंडेंट नेशन, एज ए यूनाइटेड कंट्री बहुत दिनों तक नहीं चल पाएगा, इसका डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अलग लैंग्वेज, अलग कल्चर के लोग, अलग रीति रिवाज के लोग, अलग भाषा के लोग रहते हैं, ये कभी एक साथ रह ही नहीं सकते, लड़ के मर के अलग हो जाएंगे। ऐसा क्या हुआ कि हमारा देश इकट्ठा आज भी यूनाइटेड है। इसमें सबसे ज्यादा जो क्रेडिट जाता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर को, और जो भी हमारे यहाँ पर सक्सेसफुल गवर्नमेंट्स थी, वो किसी भी पार्टी की हो, सबके इफर्ट को इसका जो है श्रेय जाता है। हमारा प्रिंसिपल क्या था बेटा, नेशन डज नॉट मीन दैट निगेशन ऑफ द रीजन। ठीक है, हमने भाई नेशन का मतलब ये नहीं कि अलग अलग जो एरिया है उसके राइट्स को खत्म कर दिया जाए। हमारा मतलब था कि नेशन के साथ साथ जो डाइवर्सिटी है उसको भी हम अकोमोडेट करेंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं, उसको साथ में लेके चलेंगे। और यूरोप के लोगों का क्या प्रिंसिपल था बेटा, कल्चरल यूनिफॉर्मिटी इक्वल नेशनल स्ट्रेंथ। इनके हिसाब से एक कल्चर होना चाहिए, एक लैंग्वेज होनी चाहिए, तभी देश स्ट्रेंथन होगा। इन्होंने बोला अगर फ्रेंच बोल रहे हो तो फ्रेंच स्पीकिंग का एक देश होगा, स्पेनिश बोल रहे हो तो स्पेनिश स्पीकिंग का एक देश होगा। बट हमने बोला भाई ऐसी कोई दिक्कत नहीं, तेलुगु तमिल मराठी अपना देश अपनी माटी, कोई दिक्कत नहीं, जो बोलना है बोलो। हमने इस पर काम किया। सेकेंड प्रिंसिपल है व्यू ऑफ डाइवर्सिटी, अ फंडामेंटल स्ट्रेंथ यूनिटी फॉर इज फॉरजेट विदाउट लूजिंग डिस्टिंक्टिवनेस। हम भैया अपनी बोलते अनेकता में एकता, भारत की विशेषता, तो हमारी विशेषता यही है कि अनेकता में एकता है।
हमने बोला कि भाई देश की यूनिटी को हम नहीं खत्म करेंगे, देश की यूनिटी को खराब नहीं करेंगे, लेकिन डाइवर्सिटी की रिस्पेक्ट करेंगे। आपको गरबा खेलना है, डांडिया खेलना है, गुजरात वालों खेलो, रामायण करना है, रामलीला करना है, यूपी वाले करो, जलीकट्टू करना है, तमिलनाडु वाले करो, भांगड़ा करना है, पंजाब वालों करो, नॉर्थ ईस्ट वालों को अपना डांस करना है, उनको हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाना है, कोई दिक्कत नहीं। हमने हर एक के कल्चर को, लैंग्वेज को फुल रिस्पेक्ट दिया, ये हमारा कल्चर था। और यहां पर सीन एज ए डिस्टिंक्ट थ्रेट टू द नेशन स्टेट, यूरोपियंस को लगता था अलग अलग कल्चर के लोग रहेंगे तो देश के लिए खतरा हो सकता है, देश खतरे में पड़ सकता है। बट हमने बोला कोई खतरा वतरा नहीं है, हम सब मिलके रहेंगे। हमारे यहाँ तो रिमिक्स गाने चलते हैं सारे 4-5 लैंग्वेज के मिला के। हमारे यहाँ होटलों में हर अलग अलग टाइप के खाने मिल जाते हैं, अलग अलग फूड मिल जाता है, हमने उसको एंजॉय किया। आउटकम क्या हुआ मेरे बच्चों? राइट्स ऑफ रीजनल एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप आर प्रोटेक्टेड। हमने सबके राइट्स को प्रोटेक्ट किया। तमिल बोलो, तेलुगु बोलो, तुम्हें जो खाना है वो खाओ, जैसे रहना है वैसे रहो, जैसे कपड़े पहनने वैसे कपड़े पहनो, जो फेस्टिवल मनाना है, जो धर्म अपनाना है, हमने सबको फ्रीडम दिया। देश एक रहेगा इस बात पर। लेकिन यहां पे प्रेशर बनाया गया कि भैया एक कल्चर को अपना लो। यूरोप के अंदर फ्रेंच स्पीकिंग होना चाहिए, जर्मन स्पीकिंग होना चाहिए, इंग्लिश स्पीकिंग होना चाहिए, इसीलिए उनका मेथड नहीं चला। इवन चाइना भी कोशिश क्या कर रहा है? चाइना कोशिश कर रहा है कि सिर्फ हान चाइनीज होने चाहिए। चाइना बोलता है हान चाइनीज एथनिसिटी के लोग ज्यादा होने चाहिए। वेगूर हैं, अगर तिब्बतियन है उनको भगाओ, मारो, डांटो, पीटो। हमने बोला नहीं भाई, किसी को मारेंगे डांटेंगे नहीं। मणिपुर है, मिजोरम है, नागालैंड है, कोई भी एरिया हो, सब हमारे अपने हैं। अपना खाओ पियो, अपने लैंग्वेज को सेलिब्रेट करो, दिक्कत नहीं है। अगर फन फैक्ट की बात करें मेरे बच्चों, इंडिया का जो रिफ्यूजल था टू अडॉप्ट सिंगल नेशनल लैंग्वेज, सरप्राइज वेस्टर्न पॉलिटिकल साइंटिस्ट इसने सरप्राइज कर दिया। वेस्टर्न पॉलिटिकल साइंटिस्ट को लगा भैया एक लैंग्वेज बनाएंगे और मरेंगे लड़ेंगे। इंडिया ने बोला कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं होगी, हमारे यहाँ सारी नेशनल लैंग्वेज। हमारी नोट पे देखो आप, पीछे 10, 50, 100, 500 के नोट उठा के देखो, हर लैंग्वेज में लिखा हुआ है 10 रुपए, 10 रुपया, 10 रुपए, 10 रुपकाणी, हर 20 टका, सब लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने सारी लैंग्वेज को रिस्पेक्ट दे दिया। इससे लोगों को लगा भाई अच्छा, अच्छी बात है, लैंग्वेज हम अपना बोल रहे हैं, खा अपना रहे हैं, कल्चर अपना फेस्टिवल मना रहे हैं, तो दिक्कत क्या है? हमने किसी पे थोपा नहीं। एग्जाम के लिए क्या बेटा? यूनिटी विदाउट लूजिंग डिस्ट्रिक्टिवनेस टू डिफाइन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अप्रोच। हमने यूनिटी की बात किया, लेकिन एक बात का ध्यान रखा कि हमारा देश जो है, जो डिस्टिंक्ट कल्चर है उसको भी बना के रखेंगे और यूनिटी भी बना के रखेंगे। ये हमारा अप्रोच था बेटा। इंडिया का अप्रोच इतना अच्छा था, इतना प्यारा था कि हम सबको लेके जा चुके, हम जा सके किसी को विदाउट परेशान किए। साउथ हो, नॉर्थ हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो, हमने सबको अकोमोडेट करा। हमने अकोमोडेशन किया, रीजनल आइडेंटिटी, डेमोक्रेटिक स्ट्रेंथनिंग, स्पेसिफिक प्रॉब्लम सॉल्विंग किया। हमने बोला जो भी छोटी छोटी प्रॉब्लम है ना, एक एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, टेंशन मत लो, किसी को नहीं आने देंगे। हमने क्या किया? जो कम्युनलिज्म, सेपरेटिज्म और ओवरशैडोइंग नेशनल इश्यूज को हमने साइड में कर दिया। नहीं भाई, तुम्हारी जगह हमारे यहाँ नहीं है। रीजनलिज्म इज ए नेचुरल बाई प्रोडक्ट ऑफ डेमोक्रेसी, इट इज नॉट, हमेशा से एंटी नेशनलिज्म नहीं होता है। रीजनलिज्म की बात करना, मैं हरियाणा में हूं और हरियाणा की तारीफ करूं, हरियाणा के लेकर डिमांड करूं, कोई गलत बात थोड़ी है। महाराष्ट्र में हूं, महाराष्ट्र को लेकर बात करूं कि महाराष्ट्र के लिए ये कर दो, वो कर दो, इनको थोड़ा सा प्रोटेक्शन दे दो, गलत बात नहीं है। यही तो डेमोक्रेसी है कि आप अपनी बात रख सकते हो, इसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? कटहल खाओ तो भी कटहल, पका हुआ कटहल, जैक फ्रूट, कटहल हमारे यहाँ कहते हैं कि कटहल के अंदर जैक फ्रूट में मीठा मीठा बहुत सारा उसमें जब पक जाता तो निकलता है। उसके जैक फ्रूट के अंदर ने एक ऐसा लंबा सा बैम्बू जैसा होता है, मोटा सा, जिसको मुसल बोलते हैं। जिसे हम हमारे यहाँ जिससे धान कूटते थे ना, मुसल, तो जब जैक फ्रूट खाओगे तो उसके बीच का मुसल भी खाना पड़ेगा, मतलब उसको भी आपको लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं बोल सकते हो कि मुझे जो है फ्लावर दे दो, उसकी डंठल नहीं चाहिए।
ठीक है ना, आम दे दो लेकिन छिलके नहीं चाहिए, गुठली नहीं चाहिए, तो आपको सब इस्तेमाल करना पड़ेगा। डेमोक्रेसी आएगी तो उसके साथ डिमांड भी आएगी, उसके साथ रिलीजन के इशू भी आएंगे, लोग अपनी बातों को रखने की कोशिश करेंगे, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा समझदारी के साथ। यहां पे फन फैक्ट की बात करो तो कार्टून में दिखा रहा है ग्रुपिंग रीजनलिज्म कम्युनलिज्म, तो द पॉलिटिकल साइंटिस्ट थ्रेटिंग रीजनलिज्म एज लेजिटिमेट। उनको लगा पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने कार्टून बनाया, इंडिया तो गया, इंडिया तो गयो, नॉर्थ ईस्ट अलग हो जाएगा, साउथ अलग हो जाएगा, ईस्ट अलग हो जाएगा, महाराष्ट्र अलग हो जाएगा। हमने बोला असा काच होणार नहीं, इंडिया एक है, पहले जय हिंद फिर जय महाराष्ट्र, हमारा ये नारा था। हमने बोला नहीं, देश भी हमारा रहेगा और स्टेट भी हमारा रहेगा, हमने इन चीजों का ध्यान रखा। अब यहां पे बेटा एक टॉपिक जो आज हम करने वाले हैं, शुरुआत करेंगे जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर के अंदर क्या इश्यूज था उसको देखेंगे और एक एक करके सारे इश्यूज को देखेंगे। जम्मू कश्मीर में दिक्कत क्या हुई वहां से शुरुआत करते हैं। चलो, जम्मू कश्मीर के अंदर दिक्कत क्या थी? सबसे पहली बात तो ये, मेरे बच्चों आप सबको पता होगा कि जब आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा होगा चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग का, उसमें एक टॉपिक ये था इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। जो प्रिंसली स्टेट्स थे, अलग अलग स्टेट थे, उनको इंटीग्रेट करना हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था और इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया इंडिया के आयरन मैन सरदार वल्लभ भाई पटेल। और वल्लभ भाई पटेल ने हर एक स्टेट को इंडिया में मिलाने की जिम्मेदारी लिया, लेकिन नेहरू जी ने बोला एक काम करो, कश्मीर वाला मामला मुझे दे दो, मैं सलट लूंगा, क्योंकि वहां पर जो लीडर है ना, वहां का जो लीडर है वो मेरा दोस्त है। अभी आपको पता होगा जम्मू कश्मीर के अंदर मुख्यमंत्री है, उनका नाम है ओमर अब्दुल्ला, उनके फादर का नाम है फारूक अब्दुल्ला, ठीक है ना। अब फारूक अब्दुल्ला के जो फादर थे वो इंडिया उस टाइम पे नेहरू जी के दोस्त हुआ करते थे, ठीक है ना। तो अब हुआ क्या बेटा कि जम्मू कश्मीर का मामला नेहरू जी ने अपने हाथ में ले लिया था। सारे इंडिया में स्टेट इंटीग्रेट तो हो गए, लेकिन जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने बोला कि भाई हम क्या करेंगे, इंडिया में ज्वाइन नहीं करेंगे, पाकिस्तान ज्वाइन नहीं करेंगे, हम एज ए इंडिपेंडेंट रहने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको लगा कि वो अगर इंडिया में आएंगे तो जो यहां पे अब्दुल्ला साहब हैं डेमोक्रेसी की डिमांड कर रहे हैं। यहां पे दो लीडर थे मेन, एक तो महाराजा हरि सिंह, ठीक है, एक महाराजा हरि सिंह थे, और दूसरे जो कश्मीर के जो पॉलिटिकल लीडर हुआ करते थे वो फारूक अब्दुल्ला के फादर थे, वो हुआ करते थे, ठीक है। तो अभी उनको लगा कि नेहरू जी का दोस्त ये है, अगर मैंने इंडिया ज्वाइन किया तो नेहरू इसको डेमोक्रेसी बना देगा, अगर मैंने पाकिस्तान ज्वाइन किया तो पाकिस्तान तो मुझे कच्चा खा जाएगा, तो उनको लगा भैया हम कहीं नहीं जाएंगे। अब हुआ ये कि फिर कर दिया पाकिस्तान ने अटैक, धुआंधार ट्राइबल इन्वेजन कश्मीर के अंदर। अब कश्मीर के पास कोई ऑप्शन नहीं, फाइनली कश्मीर ने इंडिया ज्वाइन किया। बट इंडिया जब ज्वाइन किया तो बहुत बड़ा एरिया पाकिस्तान के कब्जे में रह गया, वो कभी और बताऊंगा क्या रीजन था, पीओके जिसको बोलते हैं, आप सबको पता है। सो इंडिया ज्वाइन करने से पहले हमने हमारा जो उनके साथ जो एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ, उसमें हमने आर्टिकल ऐड कर दिया, आर्टिकल 370। महाराजा हरि सिंह ने बोला कि इंडिया तो मैं ज्वाइन करूंगा, लेकिन हमारे लिए कुछ प्रोविजन करने पड़ेंगे, जिसमें था कि इंडिया का डिफेंस, एक्सटर्नल रिलेशन और कम्युनिकेशन को छोड़कर सब कुछ के लिए लॉ जम्मू कश्मीर की असेंबली बनाएगी, जम्मू कश्मीर सरकार बनाएगी, भारत सरकार नहीं बनाएगी। ये लिखा था इस स्पेशल स्टेटस के अंदर, ठीक है। तो इंडिया में तो ज्वाइन हो गया, लेकिन बाकी स्टेट के पास जैसे इंडिया में थे वैसे जम्मू कश्मीर नहीं आया। फिर एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आया 1950s में, वहां पे आर्टिकल 35 और जोड़ दिया गया कि भाई जम्मू कश्मीर की जमीनों को लेकर जम्मू कश्मीर असेंबली डिसाइड करेगी, अगर कोई लड़की ने शादी किया कश्मीर से बाहर तो उसको जमीनों पे राइट नहीं मिलेगा। ऐसे बहुत सारे इश्यूज थे जम्मू कश्मीर को लेकर। अब जम्मू कश्मीर इंडिया में तो ज्वाइन हो गया, लेकिन वहां आर्टिकल 370 है, 35A है, यहां पर बहुत सारे इश्यूज थे जम्मू कश्मीर के अंदर। अब
कश्मीर की लड़ाई को लेके इंडिया और पाकिस्तान दोनों लड़ रहे हैं यहाँ पे। कश्मीर वाले बोल रहे भाई तुम दोनों की लड़ाई के चक्कर में हम पिस रहे हैं। दो बैलों की लड़ाई में जो फसल जैसे बर्बाद हो रही थी, हमने देखा था कौन सा चैप्टर था, ईरान वन पार्टी डोमिनेंस के में। उसी तरीके से इसके चक्कर में कश्मीर वाले परेशान हैं। कश्मीर वाले बोल रहे भाई हमें छोड़ दो। इंडिया पाकिस्तान के झगड़े में कश्मीर का हो गया बंटवारा, ये बन गया पीओके, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर, और ये अक्साई चाइना ने अलग कब्जा कर लिया। तो क्या हो गया, एक तरह से टुकड़े टुकड़े हो गए कश्मीर के। अब कश्मीर के अंदर इश्यूज क्या क्या थे, अब यहाँ पर जो डिमांड हो रही थी, लोग परेशान थे, उसका मसला क्या था एक बार उसको देख लेते हैं। ठीक है, 2019 में क्या हुआ तो बाद में देखेंगे। अब अगर हम कश्मीर की बात करें ना, हमारे यहाँ पे इंडिया के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे अटल जी, उन्होंने कंसेप्ट दिया था कश्मीरियत। हम कश्मीरियत की बात करेंगे, मतलब कश्मीर का आम नागरिक, कश्मीर की आवाम क्या चाहती है उसकी बात करेंगे। हुआ ये कि अगर आप कश्मीर को देखोगे ना, तो कश्मीर में ट्राइबल एरिया भी है, बकरवाल कम्युनिटी, ठीक है ना, गुर्जर जो पहाड़ों पर रहने वाली कम्युनिटी है, ट्राइबल एरिया है। कश्मीर के अंदर रिलीजियसली देखोगे बेटा, तो कश्मीर के अंदर जो कश्मीर का मैप है उसमें कश्मीर वैली के अंदर मुसलमान ज्यादा है, कश्मीर के अंदर मुसलमान ज्यादा है, जम्मू के अंदर हिंदू ज्यादा है, और लद्दाख के अंदर बुद्धिस्ट ज्यादा है। और कश्मीर में 70% के आसपास मुसलमान हैं, और 30% के अंदर सिख हो गए, हिंदू हो गए और बुद्धिस्ट हो गए, सारे हैं। तो आप देख रहे हो रिलीजन वाइज भी कश्मीर जो है बहुत सारे पार्ट में डिवाइड है, मतलब बहुत सारे रिलीजन के लोग रहते हैं, कल्चर भी अलग है। जम्मू का कल्चर डोंगरी कल्चर है, डोंगरी लैंग्वेज बोली जाती है। कश्मीर के अंदर कश्मीरी, और लद्दाख के अंदर लद्दाखी लैंग्वेज जो तिब्बतियन लैंग्वेज से मिलती जुलती लैंग्वेज है। तो लैंग्वेज अलग, कल्चर अलग, ट्राइबल है, एथनिसिटी अलग है, लैंग्वेज भी अलग है। तो जम्मू कश्मीर अपने आप में एक बहुत बड़ा, बहुत यूनिक स्टेट। मैकेनिज्म क्या दिया था हमने उनको, आर्टिकल 370 दे दिया था। रिएक्शन ए का था इंटीग्रेशन, बिलीव आर्टिकल 370 फुल प्रिवेंट फुल इंटीग्रेशन ऑफ डिमांड जम्मू टू बी ट्रीटेड लाइक एनी अदर स्टेट। जो इंडिया में नॉर्मल लीडर थे ना, बीजेपी के हो गए, इंडिया जम्मू कश्मीर के बाहर के लोग, वो बोलते हैं ये जम्मू कश्मीर ही ना रोड़ा है। जिस दिन जम्मू कश्मीर में से आर्टिकल 370 हट जाएगा ना, जम्मू कश्मीर इंडिया में अच्छे से मिल जाएगा। जैसे बाकी स्टेट है, हरियाणा है, पंजाब है, यूपी है, बिहार है, वैसा बनाओ ना, इसको स्पेशल स्टेटस क्यों देना। लेकिन इसके रिएक्शन में लोग क्या बोल रहे थे, जो कश्मीरी लोग थे वहां के लीडर बोल रहे थे ये हमें ऑटोनॉमी दे रहा है, ये हमारे जो प्रोटेक्शन कर रहा है, हमारे राइट्स को, हमारे कल्चर को, इसको रहने दो प्लीज, इसको हटाओ मत। तो यहाँ पर ना अलग अलग ग्रुप के लोग बन गए, अलग अलग डिमांड कर रहे थे। अगर फन फैक्ट की बात देखो तो डिवीजन विद इन द कश्मीर वैली अलग है, जम्मू अलग है, लद्दाख अलग है, रीजनल लैंग्वेज अलग अलग है, बड़ी दिक्कत है। कश्मीर में सेपरेटिस्ट ग्रुप हो गए जिनको अलगाववादी नेता बोलते हैं, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, ऐसे बहुत सारे, गिलानी, सैयद सज्जाद गिलानी, ऐसे बहुत सारे लीडर हो गए। इसमें 3 टाइप की डिमांड हुई। एक ने तो बोला, एक जो सेपरेटिस्ट थे उन्होंने बोला एक काम करो, जम्मू कश्मीर को तो पाकिस्तान में मिला दो। दूसरे ने बोला जम्मू कश्मीर को आजाद कर दो, ना इंडिया में चाहिए ना पाकिस्तान में चाहिए। तीसरे बोल रहे थे भाई एक काम करो, इंडिया में ही रहने दो, ऑटोनॉमी दे दो। तो सरकार ने किस तरीके से इन चीजों को रिजॉल्व किया ये हम देखेंगे। एक्नॉलेज की बात करें तो divergent political and developmental aspiration within the state itself, not just between the state and center। यहाँ पे सेंटर स्टेट का झगड़ा कब था, स्टेट के अंदर ही बहुत सारे इश्यूज थे, पाकिस्तान अलग से, चाइना अलग से, इंडिया के अंदर अलग से। तो कश्मीर का पूरा एकदम भरता बन गया था, ठीक है। अब इसके लिए सरकार ने क्या किया, फाइनली आर्टिकल 370 को 2019 में 5 अगस्त के दिन इंडिया के होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने स्पेशल सेशन पार्लियामेंट का बुलाया, और वहां से आर्टिकल 370, आर्टिकल 35 ये दोनों हटाने के साथ साथ जम्मू कश्मीर स्टेट को डिग्रेड करके जम्मू कश्मीर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बना के
जम्मू कश्मीर को दो हिस्सों में बांट दिया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों को बना दिया यूनियन टेरिटरी। ठीक है, अब इसको लेकर दिक्कत ये थी, जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली लिखा था कि जम्मू कश्मीर से रिलेटेड लॉ बनाएगा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली तो 5-7 साल के अंदर डिसॉल्व हो गई। अब लॉ कौन बनाएगा? तो हमारे जो मास्टरमाइंड अमित काका हैं, उन्होंने एक दिमाग लगाया। उन्होंने बोला चूंकि जम्मू कश्मीर की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं है, तो हम ऐसा प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से क्लॉज ऐड कर दिया कि जब जम्मू कश्मीर में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं है, तो जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की सारी शक्तियां, सारे पावर जम्मू कश्मीर विधानसभा के पास चली जाएगी। और हुआ ये कि जम्मू कश्मीर विधानसभा जो थी वो उस वक्त सेशन में, उस वक्त जो है प्रेजेंस में नहीं थी, डिसॉल्व हो चुकी थी। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये क्लियरली लिखा हुआ है कि जब विधानसभा डिसॉल्व हो जाती है तो विधानसभा की सारी शक्तियां पार्लियामेंट के अंदर आ जाती है, और पार्लियामेंट के अंदर शक्तियां आते ही पार्लियामेंट में उन शक्तियों का इस्तेमाल कर लिया मोदी जी और अमित जी ने, और आर्टिकल 370 हटा के धुआंधार तरीके से जम्मू कश्मीर में यूनिटी लाने की कोशिश किया गया। हम देखिए, ठीक है। तो बेटा इस वीडियो में फिलहाल हम यहीं तक देख रहे हैं। जम्मू कश्मीर का छोटा सा पार्ट और बाकी है, जिसमें शेख अब्दुल्ला, जो मैं बता रहा था ना, जो फारूक अब्दुल्ला के जो फादर थे शेख अब्दुल्ला साहब, उनको कैसे अरेस्ट किया गया, थोड़ा सा उनके बारे में बताऊंगा। फिर हम सीधा पंजाब चलेंगे, ऑपरेशन ब्लू स्टार देखेंगे। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे और वहां पे रियल हॉट डॉग खाने की बात करेंगे, और उसके बाद फाइनली साउथ इंडिया में लैंग्वेज पॉलिसी की बात करेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज आप कमेंट करिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपने नहीं कर रखा है, इसको शेयर करिए, और आपके फीडबैक से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो फिर मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच मेरे बच्चों, फिर मिलते हैं।